सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी बेहतरीन सी क्लास को। आज की इस हमारी सुबह वाली क्लास में हम लोग करेंगे हिंदी व्याकरण के सभी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में बच्चों, है ना। पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। तो भाई हमारी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। आप सभी तैयार हो जाइए क्योंकि आज की क्लास को भी बेहतरीन बनाना है बच्चों, है ना। पूरे उसी दिन के उत्साह की तरह ही हम लोग आज की ये क्लास भी करेंगे क्योंकि सुबह के 11 बज चुके हैं। फाइनली हम लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हम लोग एक साथ आ चुके हैं क्लास करने के लिए। तो भाई आप सभी एक बार बताएंगे क्या हम लोग स्टार्ट करें, है ना। शुरुआत किया जाए बच्चों, बताएंगे एक बार सभी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अच्छा, जो आज की हमारी क्लास होगी ना बच्चों हिंदी व्याकरण की, तो ये व्याकरण की पूरी एक बार क्लास करने के बाद आपको व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों, ठीक है। क्योंकि आज ये जो हम लोग ये क्लास में करेंगे ना, तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर एक टॉपिक पर आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चाहे फिर जैसा क्वेश्चन आए, चाहे जिस तरीके से बन करके क्वेश्चन आए, बहुत ही आराम से हम लोग उसका आंसर कर लेंगे। तो क्या ऐसा ही करना बिल्कुल सही रहेगा ना बच्चों कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपने दूसरे टॉपिक पर आएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक हम लोग करेंगे, व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के, है ना। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का ये जो टाइम टेबल है, आप सभी को पता है इस टाइम टेबल के बारे में। तो डे 1 की क्लास हम लोग कल सुबह 11 बजे कर चुके हैं। जिसने भी इसको फॉलो नहीं किया है तो आप सभी देख सकते हैं बच्चों। और फिर शाम 6 बजे भी हम लोगों ने एक क्लास किया था, कल की क्लास, यानी ये 19 फरवरी की क्लासेस है, ओके। आज है 20 फरवरी, जिसमें सुबह के 11 बज चुके हैं और आज हम लोग व्याकरण की क्लास को कर रहे हैं बच्चों। एक व्याकरण की क्लास आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। मतलब एक व्याकरण की क्लास में सारे क्वेश्चंस करने के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो तैयार है ना आप सभी? बताएंगे एक बार, है ना। एक बार फायर इमोजी के साथ में बताइएगा कि यस मैम हम सभी तैयार है, बहुत ही अच्छे से। अच्छा, तो हम लोग एक क्या करने वाले हैं भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों पर्यायवाची से संबंधित रहेगा कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई पर्यायवाची में क्या क्या, मतलब किस तरीके से हमें मिल सकते हैं हमारे पेपर में क्वेश्चन, वो देखेंगे, ठीक है। होता क्या है ये भी देख लेंगे। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो तत्सम तद्भव रहेगा, क्योंकि व्याकरण में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और जहां तक पूरा पॉसिबल होगा कि इनमें भी आपको पूरी ट्रिक बताई जाएगी कि कैसे आप पेपर में इनको सब तैयार करके जाएंगे और भाई आराम से कर लेंगे उसको, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा उपसर्ग का। चौथा टॉपिक रहेगा बच्चों समास का, है ना। पांचवा टॉपिक रहेगा पद परिचय, और पद परिचय में विकारी और अविकारी शब्दों को करेंगे, ठीक है। पद परिचय में विकारी और अविकारी शब्द होंगे। फिर उसके बाद हम लोग वाच्य प्रयोग का देखेंगे टॉपिक, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। तो भाई व्याकरण में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिक ऐड कर रहे हैं हम लोग, ओके। अब वाक्य का स्वरूप अगर बात करें तो वाक्य का स्वरूप इसके बाद हम लोग करेंगे। एंड उसके बाद 8 नंबर जो टॉपिक रहेगा काव्य सौंदर्य के तत्व, ठीक है। काव्य सौंदर्य के तत्व करेंगे, यानी पूरा व्याकरण कवर करेंगे। इसमें रस, छंद, अलंकार, ठीक है। हास्य और करुण रस आपको इसमें पढ़ना है, ये भी हम लोग देखेंगे उदाहरण के साथ बच्चों, ठीक है। और छंद में भी हमें रोला और सोरठा पढ़ना है। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़ना है। तो इनके बारे में भी बात करेंगे, आपको ट्रिक बताएंगे कि पेपर में भी जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप इसका आंसर करेंगे बच्चों, ठीक है, किस तरीके से आंसर करेंगे। और जो 9 नंबर आपका टॉपिक रहेगा वो अनिवार्य संस्कृत के व्याकरण से रहेगा। जैसे कल हम लोगों ने एक क्लास किया था ना, उनमें एक क्वेश्चन मिल रहा था, तो आपको बताएंगे कि भाई अनिवार्य संस्कृत के लिए क्या क्या तैयार कर लेंगे। आप सभी बताएंगे एक बार, यहाँ तक देखिए, देख लीजिए कि भाई ये हम लोग तैयार करेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतने ही टॉपिक से रिलेटेड आपके व्याकरण में क्वेश्चन आएंगे बच्चों। पूरे 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। तो आज कॉन्सेप्ट के साथ में इसको क्लियर कर लेंगे, मजा भी आएगी, ठीक है, और बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। बहुत ही आराम से हम लोग पूरी क्लास को खत्म करेंगे और काफी अच्छे से, ओके।
तो एक बार फायर इमोजी के साथ में बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, है ना, कैसा लग रहा है भाई। स्टार्ट किया जाए। पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, पर्यायवाची शब्द से शुरुआत करेंगे। एक बार फायर इमोजी के साथ में बताइएगा कि यस मैम हम सभी तैयार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, शुरू किया जाए, है ना, स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। देखिएगा कि पहला हमारा पर्यायवाची शब्द से रहेगा बच्चों। पर्यायवाची शब्द होते क्या है, जैसे ये आता है ना, बस एक एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएंगे। ठीक है, सिर्फ 10th तक ही आज के सारे टॉपिक आपके लिए सीमित नहीं रहेंगे। तो वे शब्द जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं तो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनको हम लोग समानार्थी शब्द भी तो कहते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्द, है ना, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, बात तो वही होगी। ठीक है, बात तो वही होगी। अब सुनिए, जैसे अग्नि का है तो अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा एक बार। अनल, ठीक है, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा बच्चों, प्रश्न यहीं से बनेगा कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है, अनल, पावक, ज्वाला, वही या आग। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि भाई आग का पर्यायवाची है, ऑप्शन में वही दे दिया, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वही किसका पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है ना। फिर उसके बाद जैसे ये दूसरा है आपका अतिथि। अब देखिए अतिथि के कितने पर्यायवाची होते हैं, आगंतुक, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, है ना, इस तरीके से। अंधकार का देखिए क्या क्या होता है, तिमिर, तम, अंधेरा, तमिल। ठीक है ना, इस तरीके से। अभी प्रश्न देखते हैं, तब आंसर करिएगा, तब आंसर करेंगे। अश्व का देखिए घोटक होता है होता है, बहुत आराम से देखना, क्योंकि है किसका होता है भाई, घोड़े का होता है। वाज होता है, सैंधव होता है, तुरंग और घोड़ा। ठीक है, और ये सारी प्रीवियस ईयर में पूछी हुई है ना, पिछले उसमें। और भाई इनको याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में यानी 2022-23 में ये आई हुई है। ठीक है, 2022 और 23 में ये पूछी हुई है, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सभी। अब इसका आंसर करिएगा कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी बच्चों, है ना, पोल पर आंसर कीजिए कि आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, नभ, व्योम, अंबर या इनमें से सभी। फटाफट से आंसर करेंगे बच्चों, फटाफट से आंसर करेंगे कि आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। और आज की ये क्लास बच्चों एकमात्र ये क्लास व्याकरण की हमारे लिए बिल्कुल हमारे 10 नंबर पक्के करेगी, जो व्याकरण के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए नभ, व्योम, अंबर या इनमें से सभी। तो आकाश का पर्यायवाची देखिए नभ भी होता है, व्योम भी होता है, अंबर भी होता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न तैयार करिएगा, एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। तो याद रखना भाई आकाश के पर्यायवाची होते हैं। अब जरा इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है, एक एक टॉपिक इसी तरीके से समाप्त करते चलेंगे, है ना। तो भाई गणेश का पर्यायवाची है गणपति, लंबोदर, गजानन या इनमें से सभी। बताएंगे क्या होगा बच्चों, फटाफट से आंसर करेंगे कि गणेश का पर्यायवाची। तो मैम लंबोदर भी होता है, लंबा है उदर, जिसका अगर आप बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ बहुव्रीहि समास है ना, बहुव्रीहि समास है। ओके, आज क्या ये लगेगा क्या, बताएंगे आप सभी, ये लगेगा क्या है, ये आपके हाथ में है बच्चों, ये आपके हाथ में। अब सुनिएगा, गणपति भी होगा, ठीक है, और लंबोदर भी होता है और गजानन भी होता है। ठीक है, गजानन भी होता है। तो याद रखना कि गणेश का पर्यायवाची इनमें से सभी। कितने परसेंट बच्चे आंसर कर रहे हैं इसका, 90%। वेरी गुड, 90% बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेगा पर्यायवाची से, है ना। तो बड़े आराम से कर लेंगे बच्चों, प्रैक्टिस कर लीजिए बस ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। यही कुछ ऐसे पर्यायवाची है, खास पर्यायवाची है जो पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, जब ये मतलब ये ऐसे ही खास टॉपिक हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। सुधा, पीयूष, सोम या इनमें से सभी। बताएंगे फटाफट से। तो मैम अमृत का पर्यायवाची पूछा है ना, तो आपके माइंड में क्या आएगा तुरंत कि भाई अमृत का पर्यायवाची तो सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, सोम भी होता है। पीयूष किसी का नाम भी होगा आप सभी में से, है ना। तो भाई देखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा क्या, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से तो मैम एक शब्द के
हमें 1 2 नहीं 3 3 4 4 पर्यायवाची भी तैयार हो जा रहे हैं। क्यों भाई, सही है ना? कितने बच्चे इनमें से सभी कर रहे हैं? मोस्टली बच्चों का कहना है कि मैम इनमें से सभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज और बता दूं कि जितने ये टॉपिक रखे हैं ना, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं बच्चों। इसीलिए हम लोग एक टॉपिक क्लियर करेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। ओके, कोई परिभाषा लिखने को नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। गंगा का पर्यायवाची बताना है, क्या होता है गंगा का पर्यायवाची? फटाफट से आंसर करेंगे। जब आप आंसर करते हैं ना, पोल पर आंसर करते हैं ना, लिख करके आंसर करते हैं ना, तो इससे प्रैक्टिस होती है आपकी। बताएंगे गंगा का पर्यायवाची है अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या इनमें से सभी। और पूरी व्याकरण क्लास होने के बाद आप ये अनुमान लगाएंगे कि आपने भी कितने करेक्ट किए हैं क्वेश्चन। ठीक है, कितने करेक्ट किए हैं क्वेश्चन। तो गंगा का पर्यायवाची देखिए बच्चों, मंदाकिनी भी होता है, भागीरथी भी होता है, अलकनंदा भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ओके, इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और यही आंसर आप सभी कर रहे हैं ना? 92% बच्चों का करेक्ट आंसर है। वाह, क्या बात है बच्चों, क्या बात है। और ऐसे ही ये कुछ खास ये शब्द होते हैं, जैसे गंगा हो गया, है ना, नदी हो गया, गणेश हो गया, और इसी तरीके से पेड़ हो गया, जंगल हो गया। इन्हीं के पर्यायवाची मोस्टली पूछे जाते हैं पेपर में। अब उसके बाद है कि भाई पृथ्वी का पर्यायवाची बताइए, फटाफट से एक बार बताएंगे पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। इन सारी ये जो पर्यायवाची कर रहे हैं ना, इनको एक बार देख करके ही जाइएगा पेपर में, कोई भी एक आ सकती है बच्चों। ठीक है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची भू, धरा, वसुंधरा या ये सभी। तो भाई पृथ्वी को हम लोग धरती भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा मैम इसमें भी क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि भू भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं बच्चों। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? बताएंगे एक बार। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। आगे चले, आगे देखिएगा बच्चों, ये सभी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ओके, एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दास का पर्यायवाची है। दास का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? दुखी, गरीब, सेवक या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कि दास का पर्यायवाची क्या है। दास, दास मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई सेवक भी तो बोलते हैं इसको मैम, है ना, सेवक भी कहते हैं। और ऑप्शन में आई थिंक सेवक दिया है, हाँ सेवक दिया हुआ है। गरीब तो नहीं होगा, है ना, गरीब का तो निर्धन ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, निर्धन, तो ये तो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये तो नहीं होगा बिल्कुल। दुखी भी नहीं होगा, ये वाला भी कट जाएगा, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दास का क्या हो जाएगा, सेवक, सेवक हो जाएगा। और ए आंसर करने वाले कितने बच्चे हैं? 77%। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी। ओके, फिर आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि उपवन का पर्यायवाची है। उपवन का पर्यायवाची क्या होगा? और आज ना कमर की पेटी आज भी बांध लीजिएगा बच्चों, क्योंकि व्याकरण है और व्याकरण मैम पूरी 10 नंबर की आती है। तो भाई 10 नंबर के लिए हम लोग को प्रैक्टिस, तैयारी और अपनी जोरदार तैयारी करनी है, मतलब बेहतरीन तैयारी करनी है। तो भाई कमर की पेटी बांध लीजिए, हर एक टॉपिक क्लियर करके जाइएगा। ओके, तो देखेंगे उपवन का पर्यायवाची क्या है। बगीचा, अरण्य, कानन या विटप। अच्छा, विटप किसका पर्यायवाची होता है? अब यहाँ तो पूछ रहे हैं कि उपवन का पर्यायवाची बताइए। तो विटप का मतलब तो होता है बच्चों वृक्ष, है ना, या हम लोग पेड़ भी कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा मैम, है ना, ये तो नहीं होगा। और कानन तो हम लोग, कानन और अरण्य ये तो जंगल को बोलते हैं, जंगल का पर्यायवाची है ना। क्या बोलेंगे? जंगल या वन का पर्यायवाची है। समझ में आ रहा है ना? जंगल या वन का पर्यायवाची है। ओके, तो यहां पर हो जाएगा कि उपवन का पर्यायवाची पूछा है बच्चों, तो बगीचा हो जाएगा। और बगीचा कितने % बच्चे सही आंसर कर रहे हैं? 87% बच्चों का करेक्ट आंसर है कि भाई सर ने बताया कि 87% बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं बगीचा। वाह, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, इनसे पर्यायवाची से हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और ये 10 में से पूरा चांस बनता है कि भाई एक ना एक पर्यायवाची अगर आपके पेपर में कोई पूछी जाएगी तो आपको जरूर मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची से एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन भाई कितने भी आए मैम, एक नंबर भी हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। आगे चले तो बगीचा हो जाएगा
जाएगा बिल्कुल सही जवाब इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों की गंगा का पर्यायवाची है। तो भाई गंगा का इसमें देखना है कि शशि होगा, सुरभि होगा, भागीरथी होगा या वसुंधरा होगा। अच्छा, वसुंधरा तो पृथ्वी का होता है ना बच्चों, याद आया, वसुंधरा तो पृथ्वी का होता है, तो ये नहीं होगा मैम। शशि किसका होता है भाई? शशि तो होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, तो शशि भी नहीं होगा। और सुरभि किसका होता है, क्या आप बता पाएंगे? क्या आपको याद आया कि मैम सुरभि या फिर धेनु, ठीक है ऐसे बोलते हैं ना, या फिर धेनु किसका पर्यायवाची होता है? गाय का पर्यायवाची होता है मैम। तो पेपर में ये भी नहीं होगा, अगर बाय चांस आ गया हमारे पेपर में तो पूछ रहा है कि गंगा का पर्यायवाची, तो भाई भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं बच्चों? गंगा के पर्यायवाची होते हैं, है ना। तो भाई गंगा का भागीरथी कितने करने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं? 88%। वेरी गुड बच्चों, देखिए कितना अच्छा आप आंसर कर रहे हैं, और सच में ये अच्छा लगता है कि आप इस तरीके से जब रिस्पॉन्स करते हैं। फिर आगे चले, अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन है कि मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है कि भाई मीन होगा, मत्स्य होगा, मकर होगा या फिर इनमें से सभी होगा। बताएंगे फटाफट से क्या होगा। और मान लीजिए ये पेपर में अगर आ गया, पिछले वर्ष मछली का पर्यायवाची पूछा हुआ है बच्चों, 2022 में, 23 में, है ना, इस तरीके से मछली का पर्यायवाची भी पूछा जाता है। तो बताएंगे मीन, मत्स्य, मकर या इनमें से सभी। तो मैम मछली की अगर बात करें तो भाई मत्स्य भी होता है, मीन भी होता है, मकर भी होता है ना, और मछली भी होता है मैम। तो इसका मतलब है कि ये तीनों है मछली के पर्यायवाची। तो हमारा जो पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। और मान लीजिए आपके पेपर में इस तरीके से ना आए कि भाई इनमें से सभी करके, तो कोई एक देख करके पूछ सकता है। मान लीजिए दे दिया कि मकर, मकर किसका पर्यायवाची है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये मछली का पर्यायवाची है। ओके, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। आगे चले, पूरी ये क्लास में आज आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि व्याकरण से बहुविकल्पी प्रश्न ही आते हैं, पूरे 10 बहुविकल्पी प्रश्न, और ये 10 के 10 सही होंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में, अगर ये आज की पूरी क्लास को आपने फॉलो किया तो, क्योंकि सारे 10 टॉपिक लेकर के आए हैं हम लोग। ओके, चले आगे चले। हाँ देखिएगा, फिर आगे देखिएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अभी हम लोग अपना पहला टॉपिक फॉलो कर रहे हैं, पहला टॉपिक फॉलो कर रहे हैं जो कि क्या है हम लोग का पर्यायवाची है। ठीक है, तो भाई पर्यायवाची से जितने क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारे कर लेंगे। तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है बच्चों। तो सागर, पारावार, जलधि या फिर महीपति, फटाफट से बताएंगे। तो समुद्र का पर्यायवाची इसमें क्या नहीं है आपको बताना है। ठीक है, क्या नहीं है, तो भाई देखेंगे कि सागर तो समुद्र का ही पर्यायवाची होता है, पारावार भी समुद्र का पर्यायवाची होता है, क्यों भाई, और जलधि भी हम लोग बोलेंगे कि ये तो समुद्र का पर्यायवाची होगा। ओके, तो भाई महीपति हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब तो होता है भाई महाराजा, है ना, महाराजा कह सकते हैं, या फिर बच्चों हम लोग राजा भी कह सकते हैं, है ना, या फिर हम लोग नृप भी कह सकते हैं, क्यों, ठीक है, नृप मतलब वही राजा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। पूछा क्या है भाई कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। तो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, महीपति हो जाएगा। और कितने % बच्चे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, महीपति। 49% बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं कि भाई ये क्यों, किसमें कंफ्यूजन हुई आपको। इसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है सर बच्चे जो कर रहे हैं आंसर, पारावार। और हमसे पूछा है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है ना, तो भाई महीपति हो जाएगा, क्योंकि महीपति तो राजा और नृप का होता है। आगे चले, आगे देखते हैं भाई। अब देखिए हम लोगों ने कर लिए हैं पर्यायवाची से संबंधित, ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में तो आप पर्यायवाची से तो बहुत आराम से कर लेंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न होता है। अब
अब हमारे सामने आया है तत्सम एवं तद्भव, ये टॉपिक आया है ना। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपसे बोलना चाहेंगे बच्चों, अपनी मेहनत के लिए और हमारी मेहनत के लिए, है ना, एक लाइक तो बनता है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट से एक बार ये काम पूरा कर दीजिएगा, फिर हम लोग पूरी लगन और उत्साह से ये क्लास करेंगे, है ना। पूरी लगन और उत्साह से इस क्लास को करेंगे और बढ़िया मजेदार पूरी ये क्लास बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल उदासी नहीं होनी चाहिए भाई, एक बार अपनी मेहनत करिए और हमारी मेहनत के लिए लाइक करिएगा भाई, ठीक है। तो फटाफट से आप एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है बच्चों, जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया है, ओके, फिर चले आगे, चले आगे चलते हैं। ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों की तत्सम एवं तद्भव। एक प्रश्न जरूर आता है बच्चों पेपर में, और मैं आपको बताऊंगी कितना आसान तरीका होता है पहचानना। इसमें ट्रिक भी बताएंगे आपको, ठीक है, इसमें ट्रिक भी बताएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आखिर तद्भव शब्द होता क्या है। बड़े गौर से सुनिएगा बच्चों, आराम से सुनिएगा, ठीक है, कि भाई तद्भव शब्द होता क्या है। तो सुनिए, इस लाइन से भी प्रश्न बन सकता है बच्चों, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि मान लीजिए पेपर में लिख कर के आ गया कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब मान लीजिए आ गया कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, है ना, परिवर्तित रूप में किए जाते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं भाई, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं बच्चों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो याद रखना। अब तद्भव शब्द में देखिए जरा कैसे लिखा होता है तद्भव में, देखिए जैसे आग, ठीक है, आंसू, आम, खेती, चांद, सूरज, रात, फूल आदि, ये तद्भव होते हैं। पहले एक बार सुन लीजिएगा, तभी तो प्रश्न सही कर पाएंगे ना। जब आप एक बार सुनेंगे तभी आगे के प्रश्न सही कर पाएंगे बच्चों। अगर आपको आगे के प्रश्न सही करना है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी, ओके। अब सुनिए, तत्सम में क्या अंतर होता है भाई। तत्सम में क्या होता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप से ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब अपने मूल रूप में ही होते हैं, उनमें परिवर्तन करके नहीं लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो भाई तद्भव में क्या होता है कि परिवर्तन करके लिखा जाता है, और तत्सम में क्या होता है भाई, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बिल्कुल उसी मूल रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। इस लाइन से भी आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तत्सम कहलाते हैं। अब जैसे देखिएगा, आग का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ठीक है, अग्नि हो जाएगा। फिर आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा, ठीक है। और आम का तत्सम क्या हो जाएगा बच्चों, आम्र हो जाएगा, ठीक है, आम्र हो जाएगा। खेती का तत्सम क्या होगा, कृषि होगा। चांद का तत्सम चंद्र होगा। सूरज का तत्सम क्या हो जाएगा भाई, सूर्य हो जाएगा। और रात का तत्सम क्या होगा बच्चों, रात्रि हो जाएगा। और फूल का तत्सम क्या होगा, पुष्प होगा। तो समझ में आया, इस तरीके से दोनों में अंतर होता है, अंतर होता है। अंतर क्लियर हो गया, बताएंगे एक बार सभी। अब करेंगे हम लोग प्रश्नों को, ठीक है, अब प्रश्नों को करेंगे बच्चों। तो भाई ये होता है तद्भव और ये होते हैं तत्सम। समझ में आ गया बच्चों। तो एक बार क्लास को आप सभी शेयर भी कर दीजिएगा साथ साथ में बच्चों, एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे और फटाफट से आप वीडियो को एक बार लाइक भी कर देंगे बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद अब एक ट्रिक देखेंगे हम लोग, एक ट्रिक देखेंगे हम लोग। अब मैम क्या कैसी ट्रिक होती है जो पेपर में इसको अगर अपना ले तो हमारा तत्सम तद्भव बिल्कुल सही चला जाए। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों कि देखिए ये तत्सम है, ठीक है, ये तत्सम है और इधर लिखा हुआ है तद्भव, ठीक है, तद्भव। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जैसे जब तत्सम में हमें ये वाला छा मिलता है ना, जो छा से क्षत्रिय लिखते हैं, है ना, ये वाला जो छा होता है ये तद्भव में आने पर खा में बदल जाता है। बड़े यहाँ पर ये ट्रिक बहुत ध्यान से देखना। हम क्या कह रहे हैं आपसे कि जब तत्सम में ये वाला छा होता है तो तद्भव आने पर खा में बदल जाता है ना। ये ट्रिक बहुत कारगर होगी आपके लिए पेपर में। फिर उसके बाद जो ये त्रा होता है ना बच्चों, ये त्रा, ठीक है, तो त्रा किस में बदल जाता है, ता में बदल जाता है, ठीक है, ता में बदल जाता है। और या जो होता है ये जा में बदल जाता है। समझ में आ रहा है ना, जा में बदल जाता है। कैसे मैम, उदाहरण तो देखें हम लोग, एक बार उदाहरण तो देखें। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है कुछ, है ना, कुछ, कुछ का मीनिंग क्या होता है भाई, इसको जब हम लोग तद्भव में लिखेंगे तो कोख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए छा बदल गया खा में,
ठीक है। अब मित्र लिखा है, देखिए त्रा लिखा है, त्रा को बदल देंगे ता में, तो यानी मीत हो जाएगा। ठीक है। और यमुना लिखा है, देखिए जरा ध्यान से, यमुना लिखा है तो यमुना का हम लोग क्या लिखेंगे, जमुना, यानी कि या बदल जाएगा जा में। और 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था, याद करिए जरा, है ना, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था कि योगी का तद्भव होगा। देखिए योगी तो कौन सा रूप हो गया, ये हो गया तत्सम। ठीक है, ये तत्सम हो गया। अब पूछा है कि भाई इसका तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव रूप क्या होगा इसका, तो पेपर में आया था कि भाई बताना होगा आपका, है ना, आपको यहाँ पर। तो या को क्या बना देंगे, जा बना देंगे, यानी योगी का क्या हो जाएगा, जोगी हो जाएगा। और ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था बच्चों। तब कितना आसान रहेगा ना कि मैम या को जा बना देंगे, यानी योगी का जोगी हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि यजमान, ठीक है, क्या लिखा है, यजमान। अब जब आपको इसको मान लीजिए ये है हमारा तत्सम, तो इसको जब आपको तद्भव बनाना होगा तो आप क्या लिखेंगे, जजमान। क्या लिखेंगे, जजमान लिख देंगे। अब देखिए या को जा बना दिया, या को जा बना दिया, क्या हो गया, जजमान हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इस तरीके से पेपर में फॉलो करेंगे इन चीजों को। तो या को बना देंगे जा, यजमान का हो गया जजमान, ठीक है, योगी का हो गया जोगी, ऐसे करेंगे पेपर में। तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया बच्चों। आगे चले ना, बताएंगे आप सभी, आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अब देखेंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है भाई, है ना, कितना समझ में आ रहा है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, सिर्फ तत्सम तद्भव पर्यायवाची नहीं, बल्कि समास, रस, छंद, अलंकार, वाक्य, वाच्य, पद परिचय, हर एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। देखिए ऐसे आएगा प्रश्न, इस तरीके से आएगा, बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। तो मैम कह क्या रहा है, पता है क्या कह रहा है बच्चों, कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, अपने मूल रूप में ही, ठीक है, अपने मूल रूप में। आप देखिए ऐसे बन गया ना क्वेश्चन, तो क्या कहलाएगा, पर्यायवाची शब्द, नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तत्सम कहलाएगा या तद्भव कहलाएगा। तो भाई इसमें है कि परिवर्तन ना करके, बल्कि क्या है कि वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द। और कितने % बच्चे तत्सम कर रहे हैं इसका आंसर, 56% बच्चों का कहना है कि मैम इसमें तत्सम होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। आगे चले, आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या बनता है। हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी डबल स्टार बनाइएगा। पिछले वर्ष भी आया था ये पेपर में ये आया था बच्चों, 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि क्या बच्चों, क्षेत्र का तद्भव है, क्षेत्र का। और मैंने अभी आपको बताया था कि क्षेत्र आता है, यानी छ आता है तत्सम में, छ आता है तत्सम में। और जब इसको हम लोग तद्भव में बदल देते हैं तो ये छ किस में बदल जाता है, खा में बदल जाता है। या किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है। त्रा किस में बदल जाता है, ता में बदल जाता है। ये बताया था ना भाई, ये सारी ट्रिक एकदम ध्यान में रखिएगा, पेपर में सही करेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्षेत्र का तद्भव क्या होगा, तो क्षेत्र का तद्भव देखिए, छत नहीं होगा, कुआं नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्षेत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, आगे चले। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर करे, 12 नंबर का मोस्टली बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों यकीन मानिए ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और जब मिलेगा ना, उस वक्त आपको इतना अच्छा लगेगा कि क्या ही कहे, है ना, क्या ही कहे बच्चों। सेम ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं। अब हल्दी शब्द का तत्सम है, आपको बताना है भाई, हल्दी का तत्सम बताना है आपको, ठीक है। तो भाई क्या होगा, यहाँ पर बताएंगे हरिद्रिका होगा, हल्दिका होगा, हरिद्रा होगा, या फिर हरदी होगा, बताएंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे हरदी भी करने वाले होंगे, यानी कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप पूछा है। और मैम तत्सम पूछा है ना, तो भाई जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा वाला लिखा होगा, मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अपने संस्कृत रूप में लिखा होगा। जैसे हरदी तो नहीं होगा बच्चों, है ना,
और ये वाला हरदिका भी नहीं होगा। बच्चे दो में कंफ्यूज होंगे कि मैम या तो हल्दिका होगा या तो हरिद्रा होगा, है ना। तो हल्दिका भी नहीं होगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्रा। और कितने परसेंट बच्चों ने आंसर इसका सही किया है? 84%। ठीक है, 24% भाई बच्चों का इसमें आंसर आया है कि मैम हरिद्रा होगा। भाई मोस्टली फिर क्या कर रहे हैं बच्चे आंसर? अरे देखिए, ये थोड़ी ना होगा भाई, ये तो ये तत्सम रूप पूछा है ना, तत्सम पूछा है तो भाई हरदी कैसे हो जाएगा? हरिद्रा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैं बताऊं मैम ये कैसे हाँ माइक लगा हुआ है। मैं बताऊं ये कैसे ये लोग गलत कर दिए। हाँ। जैसे बहुत जगह पे हल्दी को हरदी बोल दिया जाता है, बोले हरदी ले आओ, हरदी ले आओ, तो इसलिए ये लोग गलत कर दिए। बिल्कुल भाई, बहुत बेहतरीन वाली आपकी आज व्याकरण की क्लास होने वाली है मेरे बच्चे। और बोर्ड एग्जाम में 5 दिनों का चैलेंज, आज डे नंबर 2 है और मैम आपके साथ आ गई हैं। आपको भी कमर की पेटी बांध के रखना है कि ये क्लास बिल्कुल मैम के साथ में देखना है। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, एक क्लास शाम को भी होने वाली है। दिन का टारगेट बनाइए कि मेरे को क्लास करना है, करना है, करना है, किसी भी कीमत पर करना ही है। 2 क्लासेस करनी है ना। और ये 5 दिनों का जो टाइम टेबल है वो फॉलो करना है, करना है, करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक। और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि 5 दिनों के बाद जब आपका हिंदी का पेपर होगा ना, उसके बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, 5 दिन भी नहीं बचे, 4 दिन बचे हैं मतलब जी सर। और उसके बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई, उसके बाद तुम बोलोगे कि सर अब मेरे पास मौका है, मैं टॉपर बन सकता हूं। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और पहला पेपर आपका बहुत अच्छा इसलिए मैं चाहता तो 2 दिन पहले मैराथन करवाता, लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैम ने आपकी डिसीजन लिया कि हम 5 दिन पहले क्लासेस शुरू करेंगे ताकि हमारे बच्चे सही समय पर सही तरीके से तैयार कर ले। समझ गए बच्चों? हम लोग 23 तारीख को बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं करेंगे, कम करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, मतलब कंप्लीट एक रिवीजन टाइप में, राइट। तो एक चीज का बस ध्यान रखना कि हमें इन दिनों में अपने आप को तैयार करना है और फोड़ करके आना है। और थैंक यू सो मच। पुनः एक बार कल की तरीके से आज भी हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे लाइव हैं। और मैम जी सर, खुशी की बात यह है कि आज आपको चश्मा पहनना पड़ेगा और ये आपको पहनवाएंगे सब। ठीक है, तो चले बच्चों, कंटिन्यू किया जाए। यस मैम, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखिए हम लोगों ने प्रश्न देख लिया था बच्चों। ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना और पूरी क्लास देख के जाना है। आज मैं बीच बीच में आता रहूंगा आपको मोटिवेट करने के लिए। ओके, चलो भाई। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, 14 नंबर जो प्रश्न है कि पत्थर का तत्सम क्या होगा। ठीक है, अब पत्थर का तत्सम क्या होगा? ऐसे ही जो तत्सम तद्भव वाले प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, सेम इसी तरीके से मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, तो पत्थर का तत्सम क्या होगा? अब बड़े यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रस्तर, शिला, पाथर या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या पूछा है मैम? तत्सम पूछा है ना, तत्सम पूछा है ना, तो इसको तो पहले ही कट कर देंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिला भी नहीं होगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तर। ठीक है, और अगर आ जाता कि प्रस्तर का तद्भव क्या होगा तो आप कहते पत्थर, है ना। इस तरीके से याद रखना बच्चों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसका जब तद्भव पूछता तब हम लोग इसको पत्थर करते। समझ में आया यहां तक बच्चों? ठीक है ना, बहुत आराम से आंसर कर लेंगे अगर जरा सा भी अपना तत्सम तद्भव के लिए कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तब भी बहुत आराम से पेपर में आंसर कर पाएंगे। एक बार मेरे साथ करके देखिए, तभी तो आपको अनुमान लगेगा कि पेपर में आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? अब बहुत ध्यान से यहां देखना कि पूछ रहा है कि तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है। ठीक है, तो सूर्य, सूरज, कुछ, कोक, खीर और ये क्षीर या फिर इनमें से सभी। तो बड़े ध्यान से देखना। देखिए बच्चों, सूर्य है ना, ये तत्सम रूप है और सूरज इसका तद्भव हो गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कुछ, देखिए ये तत्सम रूप है, कोख इसका तद्भव हो जाएगा। यानी कि मैंने भी आपको बताया था कि बच्चों यहाँ पर जैसे छा है वो खा में बदल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्षीर है तो ये खीर हो जाएगा इसका, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, यानी कि तत्सम और तद्भव का युग्म तीनों सही है। सूर्य का सूरज, कुछ का कोख, क्षीर का खीर, यानी कि ये हो गए हमारे तत्सम रूप और इधर के हो गए तद्भव रूप। आ गया यहां तक समझ में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बड़े आराम से देखिएगा, बिल्कुल इनके इन
मतलब इन टॉपिक के लिए तो बिल्कुल टेंशन ही ना लीजिए बच्चों, बिल्कुल टेंशन है, बिल्कुल मजे में आंसर इसका कीजिए। क्या होगा कि निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब जब पेपर में आपके आ जाएगा, कैसे ध्यान से करेंगे, ठीक है, कैसे ध्यान से करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, मेहरा, तीखा, अटारी या निकृष्ट, और हमसे पूछा क्या है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तत्सम का देखिए, अटारी तो ये तद्भव रूप हो जाएगा, तीखा भी जो है ये हमारा तद्भव रूप हो जाएगा, गहरा भी तद्भव रूप हो जाएगा। तीखा का ऐसे लिखते ना तीक्ष्ण, अगर लिखा होता तत्सम तो वो होता। ठीक है, तो निकृष्ट हो जाएगा तत्सम रूप। देखिए, इन जब पेपर में कभी आ जाए ना, अगर आप अपनी कॉमन ट्रिक लगाए ना, तो बस इतना देख लीजिएगा कि सबसे कठिन कौन सा लिखा है, तब भी आप सही कर लेंगे बच्चों। कठिन यानी कि अगर तत्सम रूप में, अब इसी में जरा अगर ध्यान से आप देखेंगे तो निकृष्ट है ना, ये बिल्कुल विचित्र तरीके से लिखा है निकृष्ट। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा हमारा क्या, तत्सम रूप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये तत्सम रूप हो जाएगा, समझ में आ गया, ये तत्सम रूप हो जाएगा। फिर आगे चले, अच्छा देखिए कितने परसेंट बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है, वेरी गुड 65% है ना। तो भाई तत्सम तद्भव में बड़ा आसान होता है बच्चों करना, पेपर में बहुत आसानी से कर लेंगे। अब 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कपोत का तद्भव है। कपोत का तद्भव क्या होगा, कौवा, कबूतर, उल्लू या इनमें से कोई नहीं। तो कपोत पूछा है ना बच्चों, तो देखिए उल्लू तो होगा नहीं, ठीक है, और कौवा भी नहीं होगा। तद्भव पूछा है ना, तो कबूतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा। और मोस्टली बच्चे कबूतर आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, अभी इधर ना चलाइएगा, समझ में आ गया ना, तो कबूतर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ सुबह 11 बजे ही क्लास नहीं होती है बच्चों, शाम को 6 बजे भी क्लास करते हैं हम लोग। और कल शाम को भी 6 बजे किया था, तो जिसने भी अगर वो क्लास भी नहीं देखी है ना, तो शाम को 6 बजे वाली भी क्लास करिएगा। आज शाम को 6 बजे भी हम लोग क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें सारे 2019 से लेकर के जितने आपके 24 तक जितने पिछले वर्ष के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज शाम 6 बजे। ठीक है, चले फिर। अब यहां पर पूछा है कि आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप आपको बताना है बच्चों, तो अश्रु होगा, अंशु होगा, रोना होगा या फिर आंख होगा, बताएंगे फटाफट से। आंसू का तत्सम रूप, ठीक है, तो देखिए अंशु नहीं होगा, रोना नहीं होगा, आंख नहीं होगा, बल्कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अश्रु हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों। एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आगे चलते हैं फिर अगला, कि एक प्रश्न बन गया है बच्चों, घुमा करके बड़े बड़े बहुत ध्यान से देखना, कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब मैम जब ये देख लेंगे ना कि हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो मतलब हो जाएगा कि कौन से ये शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब उनमें परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए ये पर्यायवाची तो होंगे नहीं, और तत्सम बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तद्भव शब्द। क्यों, क्योंकि मैम जो तत्सम होते हैं वो बिल्कुल अपने संस्कृत के मूल रूप में ही हिंदी में लिखे जाते हैं, और जो तद्भव होते हैं उनमें परिवर्तन करके हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, समझ में आ गया बच्चों। और जैसे ये तत्सम होगा ना, तो इसमें अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द, और इनमें परिवर्तन करके प्रयोग किया जाता है। तो आप तो अनुमान से ही अगर ऐसे भी करेंगे पेपर में, तब भी बिल्कुल सही करेंगे, कर लेंगे ना बच्चों। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा तद्भव। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर एक क्वेश्चन है कि कपड़ा का तत्सम है, और पेपर में इसी तरीके से तत्सम तद्भव आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पेपर में तत्सम तद्भव आएगा बच्चों। ठीक है, तो वस्त्र होगा, करपट होगा, दुकूल होगा या फिर वसन होगा, फटाफट से बताएंगे बच्चों। ठीक है, फटाफट से बताएंगे कि कपड़ा का तत्सम है। कपड़ा का तत्सम क्या होगा, देखिए वसन, दुकूल, वस्त्र या करपट। देखिए वसन नहीं होगा बच्चों, दुकूल भी नहीं होगा, है ना, वस्त्र भी नहीं होगा, बल्कि सही जवाब क्या हो जाएगा, करपट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कपड़ा का तत्सम। ठीक है, कपड़ा का तत्सम रूप हो जाएगा, समझ में आ गया।
बहुत ही अच्छा आंसर करे। और यकीन मानिए बच्चों, ये जो तत्सम तद्भव आते हैं ना, जरा सा भी अगर हम ध्यान दे करके करेंगे तो पेपर में एकदम सही करके आएंगे। इतना सामान्य सा प्रश्न आता है बच्चों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना है। अब हम लोग आएंगे अपने दूसरे टॉपिक पर, यानी कि मैम पहला टॉपिक हम लोगों ने पर्यायवाची कर लिया, दूसरा टॉपिक हम लोगों ने तत्सम तद्भव कर लिया। दो टॉपिक हम लोग के समाप्त हो गए, और सबसे जो महान टॉपिक अभी बैठे हुए हैं आगे चल करके, है ना, समास, रस, छंद, अलंकार, ये सारे टॉपिक समझ में आया। अब सुनिए बच्चों, उपसर्ग में पता है क्या होता है, आप भी भ्रमित होते रहते हैं कि पता नहीं कौन से उपसर्ग हमारे पेपर में आएंगे। 8-9 ऐसे उपसर्ग हैं जो कि आपके सिलेबस में गिवन है, यूपी बोर्ड सिलेबस में ही है कि बस इनसे बाहर कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई देखेंगे कि पहली बात, 1 मिनट के लिए जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम लोग क्वेश्चन भी आगे बहुत अच्छे से करते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, किसी शब्द के पहले जुड़कर, ठीक है, पहले जुड़कर उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ये उसके अर्थ को बदल देते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो भाई इतना याद रखना, उपसर्ग का मतलब होता है पहला शब्द, यानी जो पहले जुड़ते हैं, ठीक है, जो पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देखिए आ, अब यहाँ पर देखिए अनाथ, पहले सुन लीजिएगा उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, जैसे अनाथ में देखिए आ लगा है, ठीक है, अविश्वास में देखिए आ लगा है, पेपर में इसी तरीके से प्रश्न बनता है। असुविधा होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो आ लगा है, अधर्म में आ लगा है, अचेतन में आ लगा है। ठीक है, अब अप किस में लगा है, देखिए अपवाद में अप लगा है, अपराध में भी अप लगा है, अपशब्द में भी अप लगा है बच्चों, और अपमान में भी अप लगा है। तो इन्हें कहते हैं उपसर्ग बच्चों, इसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, इसे कहते हैं। और सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब हम वो आपको बताएंगे कि जो कि उपसर्ग आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है, और यही उपसर्ग आपके पेपर में पूछे जाएंगे बच्चों, है ना। अब सुनिएगा एक बार कि जैसे यहाँ पर देखिए आ वाले हैं, इधर से सुनिएगा, दिख रहा है ना, इधर से दिख रहा है आपको, ये देखिए आ, अप, अनु, अधि, अभि, उप, निर, परि, सु और सह। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी, मैं इधर हो जाती हूँ साइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर में कितने बार ये पूछे हुए हैं ये उपसर्ग, और यही उपसर्ग में से कोई एक प्रश्न आएगा आपके पेपर में। समझ में आ गया बच्चों, यही उपसर्ग है, बस कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 उपसर्ग ऐसे हैं जो कि इन्हीं में से पेपर में आपको मिलेगा देखने को। तो समझ में आ गया। अब चलिए टेस्ट लेते हैं भाई, देखते हैं कितना आप लोग करेक्ट करते हैं। एक बार बताएंगे फायर इमोजी के साथ में कि मैम अब प्रश्नों का उत्तर करने के लिए तैयार हैं हम लोग, है ना, प्रश्नों का उत्तर करने के लिए तैयार है। बताएंगे आप सभी कि भाई 21 नंबर जो प्रश्न है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, उप से कौन सा शब्द नहीं बना है आपको देखना है। तो उपदेश, ऊपर, उपनाम या उपवन, फटाफट से बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है, अगर आप यहां पर सही कर पाएंगे ना आंसर बच्चों, तो यकीन मानिए आप पेपर में भी पूरा सही करके आएंगे। और अगर मान लीजिए आपसे गलती हो रही है, इतने अच्छे से इतना बेहतरीन रिवीजन करिए कि पेपर में गलती बिल्कुल नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो भाई उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। और पता है ये कब आया है, पता है ये कब आया है, 2023 में आया है भाई, 2023 में आया है। तो पूरा पूरा चांस बनता है कि 25 में आएगा मैम, है ना। तो उप से भाई क्या बना है, उपदेश, ऊपर, उपनाम, उपवन। और जरा ध्यान दिया आपने कि प्रश्न में क्या है, क्या रहा है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है बच्चों, तो जब नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि भाई ऊपर में उप नहीं लगा है, इसमें उप लगा है, उपनाम में उप है, उपवन में उप है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और कितने % बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है, वेरी गुड, 82% बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे चले, फिर आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तैयार हैं आप सभी आंसर करने के लिए, आंसर कीजिएगा जरा बच्चों एक बार कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपदेश में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है बच्चों। ये वाला भी 2023 में आया हुआ है, और इसके पहले जितने भी उपसर्ग आपको दिखाए थे ना, वही उपसर्ग आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बताएंगे फटाफट से, उप, उ, अ या अन, क्या होगा करेक्ट आंसर। पूछा क्या है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपदेश में देखिए उ नहीं लगा है,
आ नहीं लगा है, अन भी नहीं लगा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उप लगा हुआ है। ठीक है, अब बताइए इतने साधारण से अगर उपसर्ग वाले प्रश्न आपके पेपर में आएंगे तो कर लेंगे ना? कर लेंगे ना बच्चों, बहुत आराम से। और यकीन मानिए जब अभी हम लोग समास और रस छंद करेंगे उनमें भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि पेपर में कैसे बहुत सरल तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये उप हो जाएगा। एंड उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है बच्चों की अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ये वाला भी पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है कि अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से आया था। ठीक है, तो भाई अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, अनु, अ या बड़ा अ। बताएंगे फटाफट से। देखिए बड़ा अ बच्चे कट कर देंगे, अन कट कर देंगे, दो में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन भाई अनुचर लिखा हुआ है ना बच्चों, तो अनुचर में हमारा उपसर्ग क्या है? अनु है। और कितने परसेंट बच्चे सर सेकंड आंसर कर रहे हैं, यानी कि अनु, और 89%। वाह क्या बात है बच्चों, बहुत ही अच्छा आंसर। ठीक है, 89% बच्चों का कहना है कि मैम इसमें होगा अनु। समझ में आ रहा है ना? यहां तक कर लेंगे ना बच्चों? बहुत अच्छे से कर लेंगे आप सभी। उसके बाद आगे चले कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? तो देखिए अन होगा, अनु होगा, अ होगा या फिर ग्रह होगा। फटाफट से बताएंगे बच्चों कि ये वाला भी पिछले वर्ष आया हुआ है कि अन, अनु, अ या फिर ग्रह। और उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? आज के टाइम में कुछ फ्री हो ना हो, लेकिन JEE की तैयारी हुई बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कैसे? दिन रात सोते, कोई विलोम शब्द नहीं आया है, कोई योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कोई संयोजक का लोप नहीं दिख रहा, तो इसका फटाफट से बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है, अगर आप पूछे जाएंगे, ठीक है, तो बताएंगे फटाफट से उप, उ, अ ये तो उपसर्ग है, अन, अनु है। प्रश्न बनेगा आपके पेपर में, तो बताएंगे अनुग्रह में क्या हो जाएगा बच्चों? अनु हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह में क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। तो अन नहीं होगा, आ नहीं होगा, ग्रह भी नहीं होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक आ गया ना बच्चों? आराम से कर लेंगे पेपर में, अनु हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रश्न में कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। और एक चीज और बताएं, अगर ये पूरे इन 5 दिनों का बराबर बिल्कुल समय आपने दिया, ठीक है, सारी क्लासेस अगर फॉलो की बच्चों, एक भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में बाहर से नहीं मिलेगा बच्चों। पूरा 100% हम लोग ये वादा कर सकते हैं कि भाई एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा। लेकिन जितनी इन 5 दिनों में क्लासेस हुई हैं, सबको एक एक क्लास को आपको फॉलो करना है बच्चों। समझ रहे हैं? तो भाई निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए दय, नी, निर या फिर नीर। तो मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से उपसर्ग हैं जिनसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो भाई देखिए यहाँ पर दय नहीं होगा, नी नहीं होगा, ये वाला नीर भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा। और पेपर में देखते ही आंसर कर देंगे, ऐसे ही देखते आंसर करेंगे भाई पेपर में। समझ में आया ना? बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे पेपर में। अब एक प्रश्न कह रहा है कि अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अधिकार शब्द में फटाफट से बताएंगे, अधिकार या अध। और पेपर में कार तो तुरंत कट कर देंगे क्योंकि उपसर्ग का मतलब ही होता है पहला शब्द, है ना? तो भाई अब यहां पर देखेंगे अध ही होगा, या अब देखिए अध तो होगा नहीं, इसको भी कट कर देंगे। दो में बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन याद रखना बच्चों अधिकार यानी कि अधि है। इसमें क्या है बच्चों? इसमें लगा है उपसर्ग अधि। ठीक है, अ नहीं होगा। तो यहां पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? अधि होगा। ठीक है, अधि होगा। और भाई जो इस वक्त आप मेहनत कर रहे हैं ना, जो उत्साह आप सभी का दिख रहा है ना, सच में बच्चों बहुत ही अच्छा है। तो भाई हमेशा याद रखना कि जब भी आप लगातार मेहनत करते हैं तो जरा सा भी अंदर अपने डर तो बिल्कुल लाइएगा नहीं। याद रखना, तू जिस गति को है चला तो उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। और सिर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो।
रण में जाके वो खड़ा चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे रे जिंदगी मरोड़ दे। मतलब आपका यहाँ पर अभी युद्ध क्या है भाई? बोर्ड परीक्षा का एग्जाम है ना। जाइएगा, चक्रव्यूह को तोड़िएगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है ना एग्जामिनर, तो वो ये नहीं देखेगा कि आप छोटे थे, बड़े थे, या सुंदर थे या नहीं सुंदर थे, ये कोई भी नहीं देखता है बच्चों। आपने अपनी कॉपी कैसे लिखा है, कितने बेहतरीन तरीके से किया है, वो सारी चीजें मायने रखती हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि रण में जाके वो खड़ा चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे रे जिंदगी मरोड़ दे। आपको भी ऐसा करना है बच्चों। ठीक है, तो अपना उत्साह कम ना होने देना भाई। लगातार बराबर जैसे क्लासेस हो रही है बस करते रहिए। ठीक है, करते रहिए, अपना टाइम निकालिए, सुबह 11 बजे, शाम 6 बजे। ओके, फिर आगे चले। 27 नंबर प्रश्न है कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, निर्जन एक तो आपका ये वाला आएगा जरूर, एक उपसर्ग चाहे किसी भी सेट में आए बच्चों। और मैंने शुरुआत में जो आपको दिखाए थे ना उपसर्ग, उन उपसर्ग से बाहर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो भाई बताएंगे निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बड़ी नी नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना, नीर नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। देखिए निर्जन ऐसे लिखा है ना, ये ऊपर आधा राल बना है ना, तो किसी भी अगर अक्षर में हलंत नीचे लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये आधा हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि ये आधा हो गया। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, ये निर ऐसे वाला हो जाएगा, यानी जिसमें हलंत लग जाता है इसका मतलब वो आधा हो गया, और ऊपर आधा लगा है। ठीक है, अब चाहे निर्जन की जगह अगर पेपर में आ जाए कि निर्दय, है ना, निर्दय आ जाए अगर, तब भी क्या बोलेंगे, तब भी बोलेंगे कि मैम यही वाला निर्दय, यही वाला निर्दय होगा। और 2024 में निर्दय ही आया था, 2024 में निर्दय ही आया था बच्चों, याद रहेगा। जैसे मान लीजिए लिखा है निर्धन, है ना, निर्धन, अब मान लीजिए 25 में ये आ गया, तो फिर आप क्या बोलेंगे, निर बोलेंगे। समझ में आया ना। इस तरीके से भाई चीजों को याद रखिए कि अगर ऊपर रा लगा है तो इसका मतलब है कि हमारा रा आधा नीचे लगेगा, यानी इसके नीचे हलंत लगेगा। समझ में आया, इस तरीके से। अब आगे चले, 28 नंबर प्रश्न है कि अचेतन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अचेतन में बहुत ध्यान से करेंगे, और पता है अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे बच्चों बिल्कुल सही करेंगे। यहाँ पर आप उसको चेक करेंगे कि आपसे सही हो रहा है कि नहीं। अचेतन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जब इसको तोड़ के लिखेंगे जैसे हम लोग है ना, और फिर क्या आ जाएगा, चेतन, ऐसे करके। ठीक है, तो भाई यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आ रहा है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। बड़ा आ नहीं होगा, अच्छे नहीं होगा, तन नहीं होगा, तन तो बाद में आ रहा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा आ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा। देखिए आप सही कर पा रहे हैं ना। आप कितने परसेंट बच्चों का, बिल्कुल 60%, लगभग बच्चों ने 60% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया। वेरी गुड। इसी तरीके से पेपर में आएगा, और ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है बच्चों। और जितने ये व्याकरण के टॉपिक आज की क्लास में करेंगे ना, सारे बहुविकल्पी रूप में आते हैं, किसी की परिभाषा नहीं लिखनी होगी आपको। लेकिन बच्चों अगर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे तभी तो हम लोग पेपर में बिल्कुल कैसा भी घुमा करके क्वेश्चन आ जाए लेकिन आंसर तो कर पाएंगे ना उसका। चले आगे। हाँ, 29 नंबर प्रश्न है कि अब इसका करिए आंसर। देखिए इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोग की कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है बच्चों, पर्यावरण या परि या फिर प्रा। तो मैम प्रा का तो कोई यहाँ पर वही नहीं आ रहा है, और वर्ण ये तो बाद में है, तो बाद वाला तो काम ही नहीं होगा, क्योंकि भाई उपसर्ग का तो मतलब ही होता है कि जो पहले लगा है, पहला शब्द, है ना। तो या तो परि होगा या तो पर्या होगा। तो इसका ऐसे होता है बच्चों, परि, है ना, और धन, और फिर ऐसे बोलते हैं आवरण, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सामने दिया है तो ये पर्या हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा परि। ठीक है, ये वाला उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा। और याद रखना भाई, चाहे परि हो, चाहे आपका निर हो, और चाहे आपका छोटा आ हो, चाहे बड़ा आ हो, चाहे आधि हो, चाहे अभी हो, और चाहे उप हो, यही वाले उपसर्ग पेपर में आएंगे, यही उपसर्ग पेपर में आएंगे। जो स्टार्टिंग में अभी दिखाया था ना आपको, वही उपसर्ग आएंगे, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है बस। ठीक है, उतने ही आपके सिलेबस में है, तो उन्हीं को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। जितने प्रश्न हम लोगों ने किए हैं इनको देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको उपसर्ग का बाहर से नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, बाहर से नहीं मिलेगा। एक प्रश्न और उपसर्ग का हम लोग देखेंगे,
ये वाला भी आया है पिछले वर्ष में कि अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है बच्चों। अब देखिए कितना आसान है ये ना। तो देखिए अति तो होगा नहीं मैम, पहले ही कट कर देंगे। अध भी नहीं होगा। दो में हमारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसको जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा अधि, है ना, अधि और धन, फिर ऐसे करके लिखेंगे हम लोग ग्रहण, है ना। तो हमारा जो पहला उपसर्ग है, मतलब जो पहला शब्द है वो क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया, आ नहीं होगा। क्लियर है, यहां तक तो बड़े आराम से कर लेंगे ना पेपर में। अब बताएंगे चाहे पर्यायवाची हो, चाहे तत्सम तद्भव हो, और चाहे तो ये हमारा उपसर्ग हो, तीनों टॉपिक मैम एकदम क्लियर हो गए। कोई भी प्रश्न आएगा अब हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे ना बच्चों। अब आगे चलते हैं। तो देखिए आदि हो गया। हाँ, अब हमारा जो सबसे बेहतरीन सा टॉपिक आता है जो कि इतना आसान है बच्चों, है ना, कौन सा, समास। ओके, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। अब इसको हम लोग पूरे बहुत ही उत्साह के साथ में पूरा टॉपिक समझेंगे, और एक बार समझेंगे, पेपर में जाने से पहले बस उसको एक बार रिवीजन करेंगे और पेपर देने जाएंगे। आपको आपके सारे प्रश्न सही होंगे, जो भी जैसा प्रश्न आएगा, ठीक है। तो एक बार भाई समास के लिए फायर इमोजी हो जाए, ऐसे लिख करके कि समास और फायर इमोजी हो जाए, तो लगेगा कि हाँ भाई अब समास पढ़ने के लिए बच्चे तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक 3 टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि पर्यायवाची क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। अब एक बार समास के लिए भाई थोड़ा सा जो है ये जाहिर हो जाए कि हाँ समास पढ़ने के लिए बच्चे तैयार हैं। क्योंकि आज की इस क्लास में एक बार जब समास क्लियर कर लेंगे ना बच्चों, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, यकीन मानिए बच्चों, ठीक है, यकीन मानिए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। समास का मतलब क्या होता है, अगर पेपर में आ जाए कि समास का अर्थ क्या है, और बन सकता है बच्चों प्रश्न, कोई जरूरी नहीं है कि हमें उदाहरण ही मिले करने को। आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि मैम समास का तो अर्थ होता है छोटा करना। समास का अर्थ होता है छोटा करना। छोटा करना मतलब यहां से एमसीक्यू बन सकता है बच्चों, एक बहुविकल्पी। जब किसी युद्ध में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं ना। तो भाई हम 24 फरवरी को युद्ध के लिए जा रहे हैं तो पूरी तैयारी से जाएंगे। अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि भाई समास का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना समास का अर्थ होता है छोटा करना, या आपके ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि संक्षिप्त करना। क्या मिल सकता है बच्चों, संक्षिप्त करना। तो बात एक ही होती है, चाहे संक्षिप्त करना बोले और चाहे हम लोग छोटा करना बोले, वही बात होगी, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। और यहाँ पर है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, उसी को समास कहते हैं। जैसे पंचतंत्रों का समाहार, जैसे बोलते हैं ना पंचतंत्र, यानी 5 तंत्रों का समाहार। तो हम इतना लंबा ना बोल करके हम पंचतंत्र बोल देंगे, है ना। 5 वटों का समूह, तो इतना लंबा ना बोल करके हम पंचवटी बोल देंगे, है ना, ऐसे करके। 3 रंगों का समाहार, तो इतना लंबा ना बोल करके हम तिरंगा बोल देंगे। इससे ही तो कहते हैं समास। समझ में आया, छोटा करना। तो जो छोटा करते हैं, जैसे काली है जो मिर्च, अर्थात काली मिर्च, ऐसे बोलेंगे। तो जो छोटा करके बोलते हैं ना, हाथी के समान मुख वाले, अर्थात कौन, गजानन, गणेश जी। तो जो ये छोटा करना है, यही छोटा करना समास कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पेपर में हमारा प्रश्न कैसा बनेगा, ठीक है, प्रश्न कैसा बनेगा। और सबसे मेन चीज बच्चों कि कौन कौन से समास पढ़ना है हमें, ये भी तो पता होना चाहिए। ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से समास पढ़ने हैं। तो समास के भेद में याद रखना बच्चों कि भाई द्विगु समास आपको पढ़ना है, ठीक है, द्विगु समास पढ़ना है। अब अच्छा एक एक देखते जाएंगे कि कौन सा पढ़ना है, और ये भी देखते जाएंगे कि क्या होता है। बहुत आसान है बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है। अब सुनिएगा बहुत ही ध्यान से कि द्विगु समास क्या होता है कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व पद मतलब कोई भी ऐसा उदाहरण मिल जाए, देखिए सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि कोई भी ऐसा उदाहरण मिल जाए बच्चों कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची कैसे मैम, देखिए उदाहरण में देखिए, ठीक है, उदाहरण में देखेंगे और यही आएगा पेपर में। पिछली बार भी यही आया था, ठीक है, पिछली बार भी यही आया था कि नवरत्न, देखिए दिख रहा है ना, इसका कलर चेंज कर ले, बस 1 मिनट के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। नवरत्न, ठीक है, नवरत्न मतलब नवरत्नों का समूह, और ये पेपर में आया था। तो भाई नवरत्न
नवरत्न किसका उदाहरण है? देगु समास का। अब देखिए जैसे लिखा है नवरत्न, ठीक है। अब यहाँ पर नवरत्न में पहली संख्या आपको क्या मिल रही है? नव, है ना, नव यानी संख्या का पता चल रहा है, 9 पता चल रहा है ना, तो ये देगु समास का उदाहरण है। फिर देखिए त्रिभुज, त्रिभुज कोई लेकिन तीसरा पद निकल के नहीं आ रहा है प्रधान, तो त्रिभुज में देखिए ये क्या पता चल रहा है कि त्रि यानी कि 3 संख्या का पता चल रहा है। नवरात्र में नव, है ना, 9 संख्या का पता चल रहा है। चतुर्मास 4 महीनों का समूह 4 संख्या का पता चल रहा है। तो भाई देगु समास इतना आसान होता है, बस ध्यान से सुनना कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब संख्या का पता चले मैम, है ना। जैसे नवरत्न, नवरात्र, त्रिभुज, चतुर्मास, ये आपके पेपर में आ जाएगी तिरंगा। अब आपके पेपर में आ जाएगी तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है, तो आप क्या बोलेंगे? देगु समास है मैम। क्यों? क्योंकि पहले ये संख्या पता चल रही है, समझ में आ रहा है। पहले में देखिए ती मतलब 3 संख्या का पता चल रहा है, कोई तीसरा पद प्रधान निकल के नहीं आ रहा, तो तिरंगा में क्या हो जाएगा भाई? हमारा देगु समास हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पंचवटी, देखिएगा कई सारे उदाहरण, एक समास आज क्लियर कर लीजिए बच्चों, ताकि पेपर में आपको कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो देगु समास समझ में आ गया। देगु में क्या है कि जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या पता चलती है। नवरात्र में 9, त्रिभुज में 3 और फिर नवरत्न में 9, चतुर्मास में 4, पंचवटी में 5, तिरंगा में 3, है ना। या फिर मान लीजिए आपके सामने मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पर हमने लिखा त्रिदेव, है ना, त्रिदेव जैसे लिख दिया, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर तो देगु समास होगा मैम, है ना, देगु समास होगा। तो इस तरीके से देगु समास क्लियर हो गया, बताएंगे एक बार आप सभी। अब देगु समास में कोई दिक्कत तो नहीं ना। फिर दूसरे समास को देखेंगे हम लोग, दूसरे समास को देखेंगे अभी जब प्रश्न करेंगे बच्चों, बस इंतजार करिएगा कि अभी हम लोग जब प्रश्न करेंगे तब देखेंगे कि आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब देखेंगे। तो भाई देगु समास को आप करते हैं किनारे करते हैं। दूसरा हमारे सामने आता है कि कर्मधारय समास क्या होता है। अब कर्मधारय समास इतना आसान होता है बच्चों इसको पहचानना कि भाई जहां पर आपकी विशेषता बता दी जाए, कि मतलब जैसे ये बता दिया जाए कि भाई वो कैसा है ना, वो कैसा है यानी विशेषता बता दी जाए, उसका गुण बता दिया जाए, वहां कर्मधारय समास होता है। बड़ा आसान तरीका पहचानने का, जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से रहता है। तो मैम विशेषण तो वो होता है जो विशेषता बताता है, और विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। अब जैसे लिखा काली मिर्च, सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों। जैसे मैंने लिखा, एक बार समझ लीजिएगा, जब हम लोग समझ के चीजों को करते हैं बच्चों, तो आपके पेपर में भी आपसे गलती नहीं होगी, कोई भी उदाहरण आ जाएगा आप कर पाएंगे। अब सुनिए, काली मिर्च, काली मिर्च, तो मैम यहाँ पर ये जो काली है ना, यहाँ पर ये जो काली है ना, ये विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बताई जा रही कि ये काली है, नीली है, पीली है या कैसी है ना। और जो मिर्च है ना, ये विशेष से है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि भाई मिर्च कैसी है, मिर्च काली है, मिर्च हरी नहीं है, मिर्च काली है, ऐसे करके। तो समझ में आया? तो मैम बड़ा आसान है कर्मधारय में, तो जिसमें पहले विशेषता बता दी जाए वो कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देखिए, जैसे काली मिर्च हो गया आपका, नील कमल, कमल कैसा है भाई? नीला है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। चंद्रमुखी, अब चंद्रमुखी में कौन सा समास होगा? चंद्र के समान मुख वाली, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, यहीं से आपका एक प्रश्न भी बन के आ सकता है पेपर में। चंद्रमुखी मतलब चंद्र के समान मुख वाली, है ना, तो भाई कैसा मुख बताया जा रहा है? चंद्र के समान, है ना। और मृग नयनी में, ठीक है, मृग नयनी में कौन सा समास होगा? मृग के समान नेत्र वाली, यानी कि हमारा कर्मधारय समास होगा। क्यों? क्योंकि भाई समानता बताई जा रही है कि मृग के समान नेत्र वाली। मृग मतलब क्या होता है? हिरन। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया, आपके पेपर में मान लीजिए, आपके पेपर में ये पूछ लिया बच्चों कि मृग लोचन में कौन सा समास है, मृग लोचन में कौन सा समास है, ठीक है, मृग लोचन में कौन सा समास है, तो पेपर में क्या करके आएंगे कि मृग लोचन में मतलब मृग के समान लोचन, विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है ना, तो भाई कर्मधारय समास होगा। अब बताइए दोनों में क्या कोई कंफ्यूजन? हाँ, एक ये वाला पूछा गया था पिछले साल बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, श्वेत कमल, क्या पूछा गया था? श्वेत कमल आया था हमारे पेपर में,
ठीक है, और लिख लीजिए इसको कि श्वेत कमल मतलब कमल कैसा है भाई, सफेद है। कमल कैसा है, कमल सफेद है। इसका मतलब मैम पेपर में हम लोग करके आएंगे कि ये कर्मधारय है। कर्मधारय समास में यही होता है बच्चों की जिसमें विशेषता पता चलती है कि सफेद है, काला है, नीला है, मोटा है, छोटा है, कैसा है। ठीक है, अगर ये चीज ऐसे पता चल जाए तो तुरंत समझ जाएंगे कि कर्मधारय समास है। यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे चले। अब देखिए समास के भेद में एक हमें देखना है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास क्या होगा ये देख लेंगे हम लोग। कुछ बताना ये चाहता हूं कि जो स्क्रीन पे आपको यहां दिख रहा नवरात्र त्रिभुज, नवरात्र चतुर्माश, काली मिर्च, नील कमल, चंद्रमुखी, मृग नयनी, श्वेत कमल, मृगलोचन, काली मिर्च, ये जितने मैम आपको बोर्ड पे दिखा रही हैं इनसे बाहर पेपर में नहीं आएगा। समझ लो बस इतनी सी बात है, इसमें आज कुछ राज, तो ध्यान से रखना। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत तगड़े से बता रही है। और जब मैम ने श्वेत कमल लिखा ना तो बस मेरा दिल किया कि बस सर आपको भी याद आया ना, तुरंत मैं क्लास के अंदर कूद जाऊं बस और आपको बता दूं कि नोट कर लो इनको और आज के कॉन्सेप्ट की तरीके से लेना और एमसीक्यूज को किसकी तरीके से लेना, टेस्ट की तरह लेना। और लिख रहा ना जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मैं समझ गया तुम लोग जीवन में याद रहेगा सर। मेरे को हमेशा याद रहेगा। वैसे मैंने वो वीडियो काट दिया मैडम। ओके सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करो। चलो मैम कंटिन्यू करते हैं। हाँ। मैम लेकिन पता है 20,000 नहीं हो पाएगा। क्यों सर? रीजन बताऊं मैं आपको। जैसे कॉन्सेप्ट आता है 1400-1500 बच्चों को लगता है अरे यार ये कौन सी बला आ गई, पर वो टॉपर वाले बच्चे नहीं होते। समझ गए ना? बस हमको टॉपर चाहिए बस। चलो मैम पढ़ाते हैं, वॉचिंग का कोई मतलब नहीं ना। बिल्कुल है ना, क्योंकि भाई देखिए हमें सारी चीजें बराबर सारे बच्चों का ध्यान रखते हुए करना है कि कोई भी चीज ऐसी हमारे बच्चों को ना मिले पेपर में कि जो एक भी चीज की वजह से हमारे बच्चे दुखी हो। तो हम लोग चाहते हैं भाई अपना पूरा 100% देंगे। ठीक है, 100% देंगे। तो भाई अब देखिए क्या द्विगु समास और कर्मधारय में आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे चले मैम, 4 ही समास तो हमें पढ़ने हैं हमारे पेपर के लिए। 4 समास ही तो पढ़ने हैं। एक पढ़ना है द्विगु समास, दूसरा पढ़ना है कर्मधारय समास, तीसरा पढ़ना है बहुव्रीहि समास और चौथा पढ़ना है द्वंद्व समास। 4 समास पढ़ने और चारों आज समझ जाएंगे। तो द्विगु पहला हमारा पद संख्या पता चलती है, कोई तीसरा पद प्रधान नहीं होता। कर्मधारय में पहला पद बच्चों विशेषण होता है, यानी कि विशेषता पता चलती है, बस इतना। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे लिखा है कि भाई कौन सा है बहुव्रीहि समास, इसको सुन लीजिए बच्चा एक बार ध्यान से, फिर हम लोग प्रश्न करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है, दोनों पदों को छोड़ करके। अब जैसे यहाँ उदाहरण में है दशानन, तो जैसे मैंने लिखा कि बच्चों दशानन लिखा है ना, जैसे लिखा कि दशानन। अब देखिए पहला पद क्या हो गया 10 और दूसरा पद हो गया आनन। ठीक है, तो दोनों पदों को छोड़ के निकल के आ गया कि 10 मुख वाले अर्थात रावण। तो तीसरा पद निकल के आ गया ना बच्चों। तो जहां पर तीसरा पद निकल करके आ जाए वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। तो दोनों पदों को छोड़कर, यानी दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे 2024 में ये वाला आया था बच्चों, लिख लेना जरा। ठीक है, 2024 में यही आया था कि नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिवजी। ठीक है, तीसरा पद निकल के आ रहा है तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, तो यहां पर भी तीसरा पद निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गिरिधर, ठीक है, गिरिधर का मतलब क्या हो जाएगा, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। और मान लीजिए आपके पेपर में आ जाए कि मुरलीधर, ठीक है, आपके पेपर में आ जाए कि मुरलीधर, तो आप पेपर में क्या करेंगे, ये कौन सा समास है बच्चों, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। गिरिधर, पर्वत को या पहाड़ को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, है ना। तो ये ऐसे जितने भी उदाहरण है बच्चों, ये सारे बहुव्रीहि समास के हैं। तो
बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि अधिकतर बच्चों आपको देवी देवताओं के नाम देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला पंचानन, है ना, पंचानन भी इतना प्रसिद्ध है बच्चों कि पेपर में कई बार आया है। तो पंचानन का अर्थ होता है कि 5 है आनन जिसके, 5 है मुख जिसके, अर्थात कौन, अर्थात हनुमान जी की बात हो रही है। ठीक है, पंचानन किसको बोलते हैं भाई, हनुमान जी को। तो यहाँ पर पंचानन किसका उदाहरण हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। तो गजानन, दशानन, पंचानन, एकदंत, है ना, एकदंत, लंबोदर, नीलकंठ, गिरिधर, मुरलीधर, ये सारे उदाहरण बच्चों किसके हो जाएंगे, आपके किसके हो जाएंगे, आपके बहुव्रीहि समास के। जैसे मैंने कहा आपसे कि त्रिनेत्र, अब मेरी बात बहुत ध्यान से यहां सुन लेना, पेपर में गलती ना करके आना। ठीक है, त्रिनेत्र में देखेंगे जरा, अब जरा एक बार आंसर करिए त्रिनेत्र में। ठीक है, त्रिनेत्र में आंसर करिए कि क्या होगा हमारा, कौन सा समास होगा। आंसर कीजिए जरा बच्चों एक बार कि त्रिनेत्र में कौन सा, अगर पेपर में आ जाएगा कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो पेपर में क्या करके आएंगे बच्चों, बहुव्रीहि समास करके आएंगे। क्यों, क्योंकि 3 नेत्र वाले अर्थात शिव जी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर मैम संख्या तो है, संख्या तो पता चल रहा है, द्विगु नहीं करेंगे पेपर में। क्यों, क्योंकि तीसरा पद निकल के आ रहा है कि 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी की बात हो रही है। समझ में आ रहा है इतना। अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें बहुव्रीहि भी क्लियर हो गया। अब एक लास्ट हमारा बचा हुआ है, एक लास्ट बचा हुआ है द्वंद्व समास, उसको भी देख लेते हैं फिर प्रश्न करेंगे। ठीक है, उसको भी देख ले फिर प्रश्न करेंगे बच्चों। तो देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में संयोजक का लोप होता है। ये तो बड़ा आसान होता है बच्चों पहचानना। एक तो देखिए एक पद होता है, फिर बीच में योजक मिलेगा, फिर दूसरा पद हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है बच्चों, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, सुख दुख, अपना पराया, है ना, ऐसे करके अपना पराया। तो जब इस तरीके से पेपर में मिलेगा तो तुरंत समझ जाना, तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर तो द्वंद्व समास है। क्यों, क्योंकि पहली बात तो मैम एक यहाँ पर विलोम शब्द मिलता है। ठीक है, विलोम शब्द मिलता है, और दूसरी बात कि योजक चिन्ह मिलता है, इनके में बीच में लगा हुआ योजक मिलता है, और संयोजक का लोप होता है। जैसे माता और पिता, पाप और पुण्य, है ना, दुख सुख और दुख, अपना पराया, है ना, ऐसे करके गंगा यमुना, इस तरीके से ये सारे उदाहरण होते हैं द्वंद्व समास के। तो आप समझ जाएंगे। अब प्रश्न देख लिया जाए बच्चों, क्लियर है ना। अब जब प्रश्न करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई कितना समझ में आया है आपको। अब चलेंगे आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, अब आंसर करेंगे भाई कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आप सभी को आंसर करना है बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चरण कमल में समास है। ठीक है, चरण कमल में समास है, आपको बताना है। तो भाई कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, या फिर बच्चों द्विगु समास। तो याद रखना, पेपर में अगर इस तरीके से उदाहरण आ जाए तो कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। देखिए कोई संख्या तो आ नहीं रही, कोई संख्या तो आ नहीं रही है यहाँ पर, तो हमारा द्विगु तो जो है कट जाएगा। ठीक है, और कोई विलोम शब्द भी नहीं है तो द्वंद्व भी कट जाएगा मैम, और कोई तीसरा पद भी निकल के नहीं आ रहा है कि चरण कमल में कोई तीसरा पद निकल करके आ रहा है, तो भाई बहुव्रीहि भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, चरण कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। यानी कि कैसे हो जाएगा, चरण कमल यानी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। याद रखना बच्चों, पेपर में पूछा जाएगा यही, कमल के समान चरण। तो यहां पर हो जाएगा हमारा कौन सा समास, कर्मधारय समास। समझ में आया। कर्म, अगर पेपर में 2024 में आया था श्वेत कमल, तो आप क्या करेंगे, श्वेत कमल में क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी क्या होगा आपका, क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। क्लियर ना यहाँ तक। देखिए भाई कितने परसेंट बच्चों ने, वेरी गुड, 65% बच्चों का करेक्ट आंसर है कि मैम यहाँ पर कर्मधारय होगा। बहुत ही अच्छा बच्चों, इसी तरीके से अगर आंसर करते रहे, इसी तरीके से आपका अगर